नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के धराली में जो त्रासदी हुई है। कल जिस तरह से खीर गंगा में पानी का जो और गाद का एक सैलाब आया, उसके बाद जो धराली गांव है, बाजार है, वो पूरी तरह से जो मलबे से ढक गया। 5 लोगों की आधिकारिक तौर पे अभी मृत्यु की पुष्टि हुई है। 50 से ज़्यादा लोग लापता है। एक बहुत बड़ी त्रासदी है और उस पर भी जो चैलेंज है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड है, उसकी वजह से सड़कें टूट गई हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका सामना उत्तराखंड कर रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम जिस कथित विकास की तरफ भाग रहे हैं, क्या वही उत्तराखंड के विनाश की वजह बन रहा है। ये हादसे सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में भी देखने को मिल रहे हैं या दूसरे भी जो पर्वतीय राज्य हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि जिस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, क्या उसको लेके हमारी गंभीरता नहीं है, क्या चुनावों में ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए विचित सर हैं, शादाब जी हैं, सुशील सर हैं, संजय सर हैं और सुमित सर हैं। सुशील सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। पहले तो ये घटना के बारे में एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जो कल रिलीज़ आई सरकार की, उसमें कहा गया बादल फटा, उसके बाद से ये घटना हुई। लेकिन फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बादल फटने जैसी बात नहीं थी, शायद बीच में कोई एक लेक अवरुद्ध हुआ, वहाँ एक लेक बना, फिर वो आउटबस्ट हुआ, उसकी वजह से है। पूरा मामला क्या है और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लेकर इतना चैलेंज क्यों है। और तीसरा सवाल जो वही मूल सवाल है कि इसका गुनहगार कौन है। क्या इसको टाला नहीं जा सकता था इस घटना को? क्या एक बिल्कुल प्राकृतिक घटना थी जो हो सकती है और कहीं भी इस तरह का हादसे हो सकते हैं, या इसको टाला जा सकता था अगर हम चाहते तो इस तरह की घटना नहीं होती? देखिए, ये जो धराली की त्रासदी है, ये आज नहीं होती तो कल होती, ये होनी ही थी। दूसरा, नदी की प्रकृति है कि वो जैसी बहती है वैसी बहेगी, आप उसको तय नहीं कर सकते उसका रास्ता। जिस तरह से नदियां व्यवहार करती हैं, करोड़ों साल से करती आ रही हैं। उन्होंने कुदरती ढालों पर अपने कुछ रास्ते बनाए हैं जो नैसर्गिक रास्ते हैं, उनके आर्टिफिशियल नहीं है। कभी किसी बड़े इवेंट से वो रास्ते बदल भी जाते हैं, कभी कोई बड़ा भूकंप भी उन्हें बदल सकता है, कोई बड़ा भूस्खलन भी उन्हें बदल सकता है। तो इस तरह से नदियों के रास्ते करोड़ों साल में तय हुए हैं। हम एक बहुत छोटी उस टाइमलाइन में बहुत छोटे से समय के अंतराल में हम आए हैं। बीते कुछ हजार साल में और बीते कुछ दशकों में हमने सबसे ज़्यादा तबाही की है। अब नदियों के जो रास्ते हैं उनमें आकर अगर हम बैठ गए तो ये नदी की गलती नहीं, ये गलती हमारी है। धराली की जो ट्रेजेडी है उसकी तस्वीरें साफ बता रही हैं कि धराली में एक बड़ी आबादी खीर गंगा नाम की एक बहुत छोटी सी भागीरथी की सहायक नदी के मुहाने पर बनी हुई थी। जब कोई भी नदी किसी संकरी घाटी से बाहर निकलती है तो घाटी से निकलते ही उसको खुला रास्ता मिलता है। वहां पर वो बिल्कुल वी आकार में फैल जाती है, जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल वी आकार में। उसको बोलते हैं डेब्री फ्लो फैन। डेब्री जो आती है वो फ्लो करती है और फैन की शक्ल में फैल जाती है। हर घाटी के अगर आप देखेंगे जब नदी किसी घाटी से बाहर आती है तो वहां इस तरह का डेब्री से एक पूरा लैंडस्लाइड मटेरियल पड़ा होता है। पिछले 100 साल 200 साल तक अगर वो पड़ा रहा तो सॉलिड हो जाता है। हम सोचते हैं घर बनाने की बड़ी अच्छी जगह मिल गई, हम वहां घर बनाने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो धराली में भी हुई। सारे के सारे मकान आपने देखा उसी ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट पर बने हुए जो पिछले कई सालों में 1835 में वहां इसी तरह की एक त्रासदी आई। इसी खीर गंगा में जो साल के बाकी महीनों में 1 फुट भी नहीं बहती होगी, गर्मियों में या सर्दियों में वो और छोटी हो जाती होगी, बरसात के दिनों में उसमें ताकत आ जाती है। और जब ताकत नदी में आती है और उसके साथ उसका ग्रेडियंट भी होता है, यानी ढाल भी होता है, तो उसको कई गुना मारक बना देता है पानी को। और अगर इसी पानी में चट्टान जुड़ जाती है, मलबा जुड़ जाता है, ग्लेशियर्स का मुरेन जिसको हम बोलते हैं, ग्लेशियर द्वारा छोड़ा गया मलबा अवसाद, वो जुड़ जाता है, तो फिर उसकी ताकत भयानक हो जाती है। ये भयानक ताकत हमने कल धराली में देखी। यही भयानक ताकत हमने 2023 में सिक्किम में लोनक ग्लेशियर, जब ग्लेशियर लेक फटी तब देखी, सिक्किम में बड़ी तबाही हुई। यही हमने 2021 की 7 फरवरी की ऋषिगंगा त्रासदी में देखा, जब ऊपर से भयानक तेजी से एक छोटी सी नदी वो आई और उसने नीचे एक पूरे पावर प्लांट को, एक मतलब बन रही एनटीपीसी की परियोजना को तहस नहस कर दिया। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। यही हमने 2013 की केदारनाथ त्रासदी में देखा। यही हमने 2010 के लद्दाख त्रासदी में देखा। लद्दाख जहां बारिश बहुत कम होती है, वहां भी स्थिति 2010 में ये थी कि कई मकान जो है अचानक आए फ्लैश फ्लड से बह गए। अब इसकी वजह क्या रही? पहली तो गलती हमारी है, हमने भुगती। वजह क्या रही?
नदियां जब भी हायर हिमालय में हम जाते हैं तो हायर हिमालय में एब्रप्टली हिमालय राइज करता है, बढ़ता है। इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक बाउंड्री, यानी एक तरह की दीवार बादलों के रास्ते में। जब बादल आते हैं मानसून के दिनों में खास तौर पे, तो बादल जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाता है और आपका प्रेसिपिटेशन जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आपका बादल में नमी बहुत ज़्यादा है मानसून के दिनों में, तो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर वो संकरी घाटी में होते हैं बादल, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते वो एक लेवल पे ऐसा पहुंचते हैं जहां की उसको होल्ड नहीं कर पाते उस नमी को, और अचानक वहां पर जो है तेज बारिश होती है, जिसको बादल फटना कहते हैं। बादल फटना बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है। 1 घंटे में किसी इलाके में 100 मिलीमीटर बारिश का होना बादल फटना होता है। लेकिन हमारी खबरों में आजकल बादल फटना हर खबर को कह देते हैं, जिसको मैं सही नहीं मानता, लेकिन लोगों को एक तरह से इम्पैक्ट डालने के लिए उसका यहाँ पर बादल फटने जैसी स्थिति इसलिए नहीं बताएगी क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ इतना प्रेसिपिटेशन नहीं था, यहाँ इतना ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। तो बारिश हल्की फुल्की थी, लेकिन वैसी भयानक बारिश नहीं थी जैसी केदारनाथ में हम लोगों ने देखी थी। फिर क्या हुआ होगा? तो बादल फटने की जो थ्योरी है हम उसको साइड रखते हैं, इसकी गुंजाइश कम है। अगली जो सबसे प्रोबेबल चीज़ है वो ये कि नदियों के रास्ते में जब आप संकरी घाटियों में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल पहाड़ संकरी घाटी में ऊपर की तरफ जाते जाते तो दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां चट्टानें टूटकर गिर सकती हैं। वेदरिंग होती है रॉक्स की, यानी रॉक्स जो है वो टूटती फूटती रहती हैं समय के साथ। सर्दियों में उनमें जमा पानी जो है वो बर्फ बनता है, वो फैलता है पानी चट्टानों में, दरार डालता जाता है, धूप पड़ती है वो चटकती हैं, तो ऐसे करके चट्टानें टूटती हैं। उनकी केमिकल वेदरिंग भी होती है। ये जो चट्टानें समय के साथ साथ धीरे धीरे टूटती फूटती रहती हैं, वो किसी दिन किसी बड़े इवेंट में एक साथ नीचे आ सकती हैं, जो हमने बड़े लैंडस्लाइड में देखा। अब ये जो पूरा रूट है, इसमें एक थ्योरी ये है जो सबसे प्रोबेबल है, और वो हो सकता है कि जब नेशनल रिमोट सेंसिंग की तस्वीरें आएंगी तो पता लगेगा। वो लैंडस्लाइड हुआ होगा बीते कुछ दिनों के अंदर। उस लैंडस्लाइड क्योंकि उस इलाके में ऊपर कोई जाता नहीं है, और बरसात के दिनों में वैसे भी नहीं जाता, तो उस लैंडस्लाइड ने इस नदी का रास्ता, छोटी नदी का रास्ता रोका होगा। अब वो लैंडस्लाइड के साथ क्या होता है, चट्टानें आती हैं, पेड़ आते हैं, पेड़ों की शाखाएं आती हैं, तो एक तरह का वायर मैश बन जाता है, मतलब एक तरह जाल बन जाता है। उस जाल से होकर पानी दूसरी तरफ नहीं जा पाता, तो अचानक आपने किसी नाली के रास्ते में कुछ रख दिया तो पानी पीछे बढ़ता रहेगा। तो उसी तरह से इसमें पानी लगातार 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन बढ़ा होगा। कितने दिन अभी हम नहीं कह सकते। और एक क्रिटिकल पॉइंट पर जाने के बाद उसको ब्रीच कर दिया, उसने तोड़ दिया, यानी एक सीमा होती है। उसके बाद वो टूटने के बाद वो भरा कर धड़धड़ाते हुए पानी नीचे आता है। और वो ये जो पूरा इलाका, अगर आप इसी में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर जो है मतलब जो पर्वत की चोटी है वो 6000 मीटर से ऊपर है। इसके पीछे गंगोत्री ग्लेशियर आता है। अगर आप इन्हीं चोटियों के पीछे जाएंगे, भागीरथी ग्लेशियर आते हैं, तो अगर वो 4000 मीटर की हाइट पर भी टूटा होगा या 3000 मीटर की हाइट पे भी टूटा होगा, और धराली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1500 मीटर पे होगा, तो ग्रेडियंट 1.5 किलोमीटर नीचे। और ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर 10 किलोमीटर भी होगा तो पानी की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती गई होगी, क्योंकि रास्ते में उसके साथ जो पुराना लैंडस्लाइड मटेरियल पड़ा हुआ होता है उसको भी अपने साथ लेता हो जाता है। वो उसको ऐसा मोबिलाइज करता है कि पानी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पानी की बायंसी बहुत बढ़ जाती है, जिस तरह से मकान ताश के पत्तों की तरह टूटे। बायंसी बढ़ने के कारण और पानी में ये जो लूज मटेरियल इसके होने के कारण उसने ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारतों को गिरा दिया। हमने देखा बिल्कुल जैसे खिलौने जाते हैं उस तरह से। इस पानी की ताकत लगभग जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रही होगी, ऐसा एक अनुमान। आमतौर पर पहाड़ में अगर शांत नदी बह रही है तो 0 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बह सकती है, लेकिन अगर उसकी ढाल ग्रेडियंट ज्यादा है तो 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर भी हो सकती है। ये सबसे प्रोबेबल थ्योरी है, इसकी वजह से हुआ होगा। ये कहा जा रहा है कि पिछले जो रिमोट सेंसिंग की पुरानी तस्वीरें कुछ जियोलॉजिस्ट ने निकाल के देखी, 1-2 जगह पर थोड़ा पानी जमा था। वो पानी वहां जमा था, तो क्या उस पानी में अब जो तस्वीर आएगी, क्या वहां पर जो पानी था अब भी है? अगर वो है तो नहीं टूटा, और अगर उसमें से एक भी जगह से पानी गायब हुआ तो इसका मतलब है कि वहां वो झील बड़ी है, और वो बड़ी है हुई और वो टूटी है। जरूरी नहीं है कि वो झील बहुत किलोमीटर लंबी हो, 100 मीटर लंबी भी हो सकती है, 50 मीटर भी हो सकती है, लेकिन वो नीचे जब आएगी तो तबाही बन पाएगी। एक तीसरी थ्योरी ये है कि जब हम और ऊपर जाएंगे, मान लीजिए ये नहीं हुआ,
तो जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो 4000, 4500, 5000 मीटर से स्नो लाइन शुरू होती है इसी के ऊपर। जब आप गूगल अर्थ में देखेंगे उसको तो वहां से बर्फ शुरू हो जाती है। ग्लेशियल लेक्स बन रही हैं जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। यहाँ ऊपर जो है बड़े ग्लेशियर नहीं है, सर्क ग्लेशियर है। सर्क ग्लेशियर को हैंगिंग ग्लेशियर बोलते हैं, लटकते हुए ग्लेशियर, जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ धीरे धीरे या समय के साथ धीरे धीरे पहाड़ की चोटियों पे सीमित हो गए। वैसे तो ग्लेशियर नीचे तक, काफी नीचे तक आते हैं। वहां पर यह हो सकता है कि कोई एक इस तरह का ट्रफ हो पहाड़ की चोटी के आसपास, वहां पर पानी, बर्फ जो है गर्मियों के दिनों में पानी बना हो और बरसात के दिनों में जब प्रेसिपिटेशन हो बढ़ गया हो। इस दौरान वहां हो सकता है कोई आइस या रॉक का एवलांच आया हो, टूटी हो चट्टाने, और उन्होंने उस पानी को में खलबली मचा दी हो और वो पानी बिल्कुल नीचे आया हो। ये तीसरी थ्योरी है। अब इन तीनों थ्योरी में दूसरी जो थ्योरी है लैंडस्लाइड वाली, वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि अभी किसी ने वहां ग्लेशियर लेक होने की बात नहीं कही, क्योंकि पिछले 1 साल से ग्लेशियर लेक की मैपिंग हो रही है, तो रिमोट सेंसिंग से ऊपर से पता लग जाता है। तो यही है कि कोई टेम्पररी झील बनी, जिस टेम्पररी झील ने अचानक जो है उसका जो पुश्ता या बंध जो है वो टूटा, जो लैंडस्लाइड से या रॉक से बना हुआ था या पेड़ों से बन जाता है, और उसने ये तबाही मचाई। ये इसका मतलब जो अभी तक का रीजन बताया जा रहा है। ठीक है, आगे आएंगे आपके पास। सुमित सर जी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी थी। 6000 से ज़्यादा लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग लापता थे, मिले भी नहीं। हमने क्या सबक लिए उससे? क्योंकि इस तरह की जो लैंडस्लाइड है या जो कल की जो घटना धराली की है, ये हो रहा है कुछ ना कुछ। कई एग्जाम्पल तो सुशील जी ने दिए कि जो टनल का हुआ था, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। क्या विकास और प्रकृति की जंग में जो नुकसान है वो इंसान का हो रहा है? और जो इन्होंने कहा जिस एरिया में वहाँ निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए थे और इतनी बड़ी वहाँ बसावट हुई, तो वो तो ऐसा नहीं है कि सरकार की आंखें नहीं थी वहाँ, वो देख नहीं रहे थे। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आपने बोल दिया। मैं क्या बोलूँ? आपने बता दिया कि सरकार की लापरवाही है, और है सिस्टम की लापरवाही है। भाई सोने का मुर्गी जो अंडा देती है वो एक दिन में 1 अंडा देती है। अगर आपको लगे कि नहीं एक साथ सारे अंडे निकाल लिए जाएं तो आप मार देंगे उसको। वही किया आपने। हिमालय हम सबको, अगर हम सब जीवित हैं इस धरती पे, हिंदुस्तान के लोग, उसकी बहुत बड़ी वजह हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और हम जिस तरीके से हिमालय के साथ बीते इतने सालों से, और खासकर बीते 15-20 सालों में अत्याचार कर रहे हैं, तो ये होना ही है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब, और मैं कई बार ये बात बोलता हूँ जो सुमित ने अभी कही, हिमालय न होता तो क्या होता? हिमालय न होता तो ये ऋतुएं नहीं होती, ये इलाका मंगोलिया या तिब्बत जैसा होता, उत्तर से आने वाली सर्द हवाएं यहाँ तक आती। हिमालय न होता तो हमारे को गंगा यमुना का उर्वर मैदान नहीं मिलता। पिछले 5000 साल से यहाँ जो खेती हो रही है उस उर्वर मैदान में, वो नहीं होती। हिमालय नहीं होता तो हमें ये जो पलटकर मानसूनी बारिश मिलती है, नहीं मिलती, ये आगे निकल जाती। हिमालय इसको वापस लौटाता है, यहाँ आता है, हिमालय से लौट कर वापस जाता है। हिमालय नहीं होती तो हमारे पास ये हवाएं नहीं होती जिनको कि हम वो करते हैं। फिर उसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्स नहीं होता। जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उस उपजाऊ मिट्टी के होने की वजह हिमालय के पहाड़, उनके जंगल हैं, उनकी पत्तियां हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा हर बाढ़ के बाद जब खेती होती है बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने साथ वो पहाड़ की उस उर्वर मिट्टी को लेकर आती है, उन पत्तियों को लेकर आती है जो नेचुरल खाद बनती हैं, और वो धीरे धीरे आके नीचे गंगा यमुना के मैदान में फैलती है। और हमारे तो हिमालय नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं होता, शायद हमारा इतिहास नहीं होता, आक्रांता यहाँ आ चुके होते, हो सकता हम यहाँ बसते ही नहीं, हो सकता है कि आबादी इस तरह न बसती अगर हिमालय में होता। तो हिमालय ने हमारे भूगोल को, हमारे इतिहास को, हमारे समाज को, सबको तय किया है, और हम हिमालय की बर्बादी तय कर रहे हैं। हमने बीते 50 साल में हिमालय के साथ वो सब किया है जो हम किसी भी अपने प्रिय के साथ कभी होते हुए देखना नहीं चाहते। और पिछले कुछ सालों में जब से उत्तराखंड राज्य बना या हिमाचल है, अंधाधुंध औद्योगिकरण हुआ है, अंधाधुंध मतलब पूंजीवाद बढ़ गया है, और हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है ना। मैं आपके ऊपर 20 किलो बोझ रख सकता हूँ, 50 किलो रखूंगा तो आप गिर जाएंगे। हिमालय के साथ भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। आप उस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को वहां भेजेंगे तो क्या होगा? पीने को पानी नहीं मिलेगा, सड़कें टूटे। दूसरा, आप निर्माण जो कर रहे हैं वो निर्माण किस तरह का है?
पूरे यूरोप में 10 मीटर चौड़ी सड़कें नहीं हैं। हमारे हिमाचल और उत्तराखंड में 10 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने की जिद में हिमालय को बर्बाद कर दिया। हमको 10 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए या 6 मीटर चौड़ी पक्की सड़क चाहिए, हमें ये तय करना होगा। सड़कें चौड़ी बनती हैं तो किनको फायदा होता है? सड़कें चौड़ी बनती हैं तो ठेकेदारों को फायदा होता है, उसके पीछे की कंपनियों को फायदा होता है। लोगों को क्या मिलता है? ये बॉर्डर इलाका है, जिस रास्ता टूटा है धराली वाला बॉर्डर इलाका है। आप बॉर्डर नहीं जा सकते, क्रॉस कर सकते इस समय, चीन नहीं जा सकते, नेलोंग जाडुंग नहीं जा सकते। तो आपने इसका मतलब चौड़ी सड़क बनाकर, और इस इलाके में भी सड़क चौड़ी होनी बाकी है, इसके लिए हजारों पेड़ काटे जाने बाकी हैं, जिसका वहां लोकल लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। हमें सड़कें मजबूत चाहिए ताकि उनकी कैरिंग कैपेसिटी बेटर हो। हमें सड़कें चौड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि सड़क आप जैसी 10 मीटर चौड़ी करते हैं तो 20 मीटर का पहाड़ टूटता है, और वो पहाड़ जब टूटता है तो नीचे भी टूटता है और ऊपर भी। आपने जितनी भी भूस्खलन की घटनाएं देखी, हर तस्वीर में या तो ऊपर सड़क हो, सड़क के ऊपर भूस्खलन हुआ है, या सड़क के नीचे भूस्खलन हुआ है। हमने एक्टिवेट कर दिया उन घावों को। वो घाव 50, 60, 100 साल में बंद हो गए थे, बंद हो रहे थे कुदरती तौर पर, हम नहीं कर रहे थे उनको, हमने फिर खोल दिए और हम खोलते जा रहे हैं। तो ये स्वेटर को उधेड़ने जैसा है कि आपने एक सिरा उसका तोड़ा और उसके बाद वो फिर आप उसको नहीं बांध पाए। ये सबसे बड़ी चीज है जिसको कि कोई नहीं समझ रहा है। मैदान के लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हिमालय उनका उतना ही है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैदान का अस्तित्व हिमालय से वो है। ये जो है एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये पहाड़ वालों का ही नहीं है, पहाड़ के लोग वहां रहते हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि हमारे को हिमालय और मैदान को अलग करके देखने की अपनी बुद्धि से वो सीमा हटानी होगी। नीचे की जो भीड़ आबादी वहां जाती है ना, उसको उतना ही ज्यादा संवेदनशील होकर वहां पर काम करना होगा। वहां अंधाधुंध गाड़ियां जा रही हैं, अंधाधुंध पेट्रोल फूक रहा है, हेलीकॉप्टरों ने जो है वो किस तरह का वो मचाया हुआ हमको वहां जानते। केदारनाथ में क्या एक टाइम पर 20,000 लोगों का होना ठीक है? केदारनाथ इज अ पैराग्लेशियल रीजन, वहाँ 20,000 लोग होने ही नहीं चाहिए कभी, वहाँ 500 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। लेकिन आप भीड़ देखिए वहाँ पर किस तरह की। आपने 4 धाम के नाम पर पूरे उत्तराखंड में एक तरह से उसको आपने इस तरह की आपदाओं को बहुत सारा न्योता दिया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें ये समझना होगा कि हमारी काम की चीज़ है, इसने हमको तय किया है, हम इसका विनाश न तय करें। तो मैं थोड़ा वो ज़्यादा भावुक हो जाता हूं बोलते हुए। हम अपने जो बात सुशील भाई बोल रहे हैं इससे कोई इनकार नहीं करेगा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने हिसाब से, अपने हाथ से अपनी मौत लिख रहे हैं। हम रोज जानते बूझते एक स्लो पॉइजन की गोली खा रहे हैं। जिस तरह जितने हम निर्माण करते जा रहे हैं, जितना हम टूरिस्ट को पहाड़ों पर लेते जा रहे हैं, ये सिर्फ हिमालय की बात नहीं है, मैं तो साउथ की बात भी करूंगा। वायनाड में क्या हुआ था? वायनाड में क्या हुआ था? 1 साल पहले की तो बात है। वहां भी ये स्थिति थी, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 1000, 2000, 5000 आदमी की है। वहां पे अगर 50,000 आदमी एक वक्त पे रहने लगेगा तो क्या होगा? यही होगा, और यही हो रहा है। हिमालय के साथ भी यही हो रहा है। और एक चीज़ आपको और नहीं भूलनी चाहिए, जिस तरीके से विज्ञान का विकास हो रहा है, ह्यूमन आदमी के पास परचेजिंग पावर आ रहा है, आप जाने अनजाने में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो एयर कंडीशन कमरों में हम बैठे हुए हैं, इससे जो कितनी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, वो कितना नुकसान पहुंचा रही है। हम अब विकास के नाम पर पेड़ काट रहे हैं। तो ये जो ऐसी आपदाएं 100, 125, 150, 300 साल में ऐसी आपदा आ चुकी है। इसी उत्तरकाशी में आई है। वो मंदिर है कल्पेश्वर महाराज का मंदिर, जो बड़ा फेमस आज दिखाया जा रहा है, वो डूब 130 साल पहले, हाँ वो डूब चुका था, उसको खोद के निकाला गया। अब फिर वही स्थिति होगी, 30-35 फीट का वहाँ पे मलबा इकट्ठा हो गया है। अब आज से 100 साल के बाद, 100 साल भी नहीं होगा, अब देखना 10 साल में फिर आ जाएगा। ये जो 100-150 साल में आज से भूस्खलन होते थे, वो हर 5 साल 10 साल में क्यों होने लगे हैं? क्योंकि हमने पहाड़ों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया है। आपने मतलब कहानी का सिर्फ एक ही है कि विलन कौन है भाई? हम विलन हैं। हम विलन हैं। हमको पहाड़ पे घूमने जाना है, हमको अपने कमरे के नीचे गंगा चाहिए, भागीरथी चाहिए। हम कमरे से बाहर निकले और पैर डालें और उसमें बैठ जाएं। हम ऐसे रिजॉर्ट ढूंढते हैं, हम ऐसे ही होटल ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं, वहां बनते हैं। और बनाते कौन है? उस जगह पे जहां परमिशन नहीं है, जो कि गैर कानूनी है, बनाते कौन है? वही रसूखदार लोग जिनका प्रभाव है ऊपर तक, जो सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, जो घूस खिला सकते हैं, जो करप्ट हैं, सिस्टम को करप्ट करते हैं। नदी के दोनों छोर पे जब नहीं बन सकता है 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन, तो क्यों बना? और आज से थोड़ी बना है, इतने सालों से बन रहा है। और हम सब जब भी जाएंगे उत्तरकाशी तो इस गांव में रुकते ही रुकते हैं। यहाँ रुक के चाय पीना, कमरा लेना, यह की बात है कि बड़ी सुंदर जगह, यही रुकते हैं। तो अगर हम सब जिम्मेदार हैं,
और हमारा देखा था कि जो लोग बना रहे हैं, जिनके ऊपर कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, वो हमसे अधिक जिम्मेदार है कि भाई जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं, आपको समझ में क्यों नहीं आया, आप क्यों हेल्प करते रहे। मैं जानता हूं कि रोजगार के लिए, विकास के लिए, आदमियों को संपन्न बनाने के लिए सब चीजें जरूरी हैं, पर इसी आप जो कल की तस्वीरें देख रहे हैं, वो जो वीडियो बन रहा है, वो गांव के उस भागीरथी के दूसरे छोर से बन रहा है। वो गांव सुरक्षित है, मखुबा विलेज, मखुबा से। वो क्यों बन रहा है? क्योंकि वो वहां से 100 मीटर की दूरी पर है, वो देख रहे हैं ऊपर से आफत चल के आ रही है। उस गांव में प्रधानमंत्री मार्च में गए भी थे, अभी 4 महीने पहले पीएम गए हैं, वहीं पर गए हैं, वहां पूजा की थी मंदिर में पीएम ने, और 4 महीने बाद इतनी बड़ी आपदा। मतलब इसमें पीएम का न जाना मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोकल अथॉरिटीज है उनकी जवाबदेही बनती है कि ये क्यों कंस्ट्रक्शन हो जाता है। संजय सर, आप जितना बोलेंगे उतना कम है। संजय सर, जो सरकार आंकड़े गिनाती है कि 4 धाम में इतने लाखों यात्री आए या इतना सब कुछ, ठीक है, एक पलायन की समस्या है उत्तराखंड में, रोजगार से भी देखा जाता है, लेकिन सरकार उसको सफलता के तौर पे गिनाती है। लेकिन सुशील सर ने जो बात की कि जो पैरा ग्लेशियल एरिया है वो, वहाँ पर इतना ह्यूमन प्रेजेंस होना उसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है। ये जो टकराव है वहाँ की आर्थिक परिस्थिति और जो वहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र का, इसका सामना कैसे करेंगे? इसके लिए क्या कोई रास्ता आपको बनाया जा सकता है? देखिए, पहले तो जो सुशील बहुगुणा जब बोल रहे थे तो मैं बहुत जमाने के बाद किसी को इतने ध्यान से सुन रहा था जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, स्कूल का, कॉलेज का, वो बड़ा कोई नामचीन प्रोफेसर आ जाता है तो चुपचाप वो सुनता है कि जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वो सब आपके लिए ज्ञान वो अर्जित कर रहे हैं, तो जितना सुन लीजिए उतना अच्छा है। तो वो, और दूसरी भावनाएं भी सुनी, सुमित जिस चीज़ को बोल चुके हैं। तो मैं आज फॉर अ चेंज पूर्णेंदु आपसे कह रहा हूँ कि मैं इन लोगों ने जो कहा है उससे केवल मैं उसी चीज़ में कुछ चीज़ रिपीट करूँगा। तो मैं उससे बिल्कुल सहमत होते हुए मैं मतलब फिर से अगर कोई इस तरह का और कुछ इसमें से एक्सपर्ट होगा तो मैं आज ज़्यादा सुनने के मुद्रा में होऊंगा बनिस्पत की कहने के। और उन जो सेंटिमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतनी भयानक ट्रेजेडी जो होती है और जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी जगह हो रहा है। उन्होंने सारे एग्जाम्पल गिनाए। अब स्थिति ये हो गई है कि आप जब भी मतलब अचानक आप देखेंगे कि वीकेंड में भगदड़ हो जाती है। दिल्ली से गाड़ी उठाओ, अच्छी सड़कें बनने का मतलब है कि एकदम गाड़ी उठाओ और चल दो। रोहतांग पास पे 4 किलोमीटर लंबा जाम, जहां ऐसे आप जाएं तो डर लगता है नीचे देख करके। इस तरह की चीजें हो रही हैं जो आपको सताती हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप आगे पैनलिस्ट के पास अभी वो चले जाएं और मतलब इस तरह की टिप्पणी हमें और सुनने को मिले तो मैं आज श्रोता के भाव में ज्यादा हूंगा बनिस्पत की वक्ता के। मैं एक लाइन और हाँ, ठीक ख्याल में आ गया। 4 धाम को आपने जब दाम वसूलने की चीज बना लेंगे ना, वो धाम है, वो दाम वसूलने की चीज नहीं है। वहां पे तीर्थ हो सकता है, वहां पे पर्यटन नहीं हो सकता है। आप पर्यटन के नाम पे अपील करें कि वहां जाएं, वहां जाएं, वहां जाएं, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, राशनिंग होनी चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए कि एक वक्त में इतने लोग ही जाएंगे और जो जाना चाहते हैं भारी फीस उनसे ली जाए, क्योंकि जो चाहता है वो गंदगी करता ही करता है, वो वहां कचरा प्लास्टिक छोड़ के आता ही आता है। इसकी वसूली उन्हीं से की जाए जो वहाँ करते हैं। और पहले उनके, मैं अभी घूमने गया वियतनाम में, उन्होंने एक उनका यूनिटेक साइट है, भूल रहा हूँ नाम, देखिए उस शहर का, वो 150 साल पुराना शहर है। शहर के बाहर हमको रोक दिया गया, बसों से उतार दिया गया कि अब आप पैदल जाएंगे, अंदर रिक्शे चलते हैं, वो रिक्शा आप ले लीजिए, आप या रिक्शे चलते हैं, साइकिल आप किराए पे लीजिए, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी उम्र के आदमी हो, किसी आप या बुजुर्ग हैं, आप मत जाइए, आप बस में बैठे रहिए। वहाँ उन्होंने रुकने का इंतजाम करा हुआ है, लाउंज जैसा बनाया हुआ है। पर अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको पैदल चलना है या रिक्शे पे चलना है। और वो नदी के किनारे किनारे उन्होंने पूरा शहर बसाया हुआ है। इतना सुंदर शहर है, इतना सुंदर शहर है, और उस 150 साल पुराने शहर को जिंदा रखा हुआ है। पर वहाँ भी एक ही चीज़ की दिक्कत है, प्लास्टिक। जगह जगह प्लास्टिक पड़ा हुआ है, जगह जगह प्लास्टिक पड़ा हुआ है। वही टूरिस्ट आता है, एंट्री फीस है, आपको कुछ रुपए देकर उसका टिकट लेना पड़ता है, तब आप अंदर जाते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति होती रहेगी। सॉरी, मैं इसमें बस ये कह रहा था कि हम असल में अपनी सोच को हमको बदलना होगा। पुराने लोगों ने ये तीर्थ वहाँ क्यों बनाए, यहाँ भी तो बन सकते थे कहीं। आप देखेंगे हमारे जितने बड़े तीर्थ हैं या तो समुद्र के किनारों पर हैं, या नदियों के किनारों पर हैं, या पहाड़ में ऊपर छोर पर हैं। उसकी वजह ये थी कि जब आए कोई पवित्र भाव से तो चल के आएगा, मतलब मेहनत करके आएगा। ये नहीं कि गाड़ी से उतरे और सामने जो है मंदिर हो।
तो वो जो उसके पीछे का पूरा एक फिलॉसफी थी वो ये थी कि आदमी भक्ति भाव से अपने आप को प्रकृति की ताकतों, ईश्वर की ताकतों के सामने समर्पित करते हुए आएगा कि भैया मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, अब तुम्हारे ही भरोसे में चढ़ रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां तक कैसे सुगम हो जाए, कैसे गाड़ी अधिक से अधिक दूर पास पहुंच जाए, कैसे हम अधिक से अधिक यात्रियों। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे ना, ये बाजार नहीं है दरअसल। हिमालय को अगर हम बाजार के नजरिए से देखेंगे तो हिमालय को हम खोते जाएंगे, और इसमें हिमालय की कुछ नहीं है। हिमालय को मैं अभी बता रहा हूँ, हिमालय तो ऊपर ऊंचा चढ़ता जाएगा। एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए वो भीड़ है। हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि हिमालय के नीचे इतनी भूगर्भीय गतिविधियां हो रही हैं, 2 प्लेट्स टकरा रही कि हिमालय बढ़ता रहेगा। हिमालय कई बार सोचते हिमालय तो खत्म हो जाएगा, हिमालय खत्म नहीं होगा, हम खत्म होंगे। हर आपदा के साथ हम खत्म होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने बचाने की लड़ाई है। हिमालय खत्म नहीं होगा, हिमालय तो कुदरती तौर पर बढ़ रहा है। हाँ, ये है कि उसके जंगल खत्म हो जाएंगे, उसका वन्य जीव खत्म हो जाएंगे, उसकी पारिस्थितिकी पर असर पड़ेगा, हमारे पानी पर असर पड़ेगा, हमारी हवा पर असर पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा मानना है कि जब तक हम वो भोगवादी संस्कृति से हिमालय को, नदियों को देखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी आपदाएं बार बार हर साल आती रहेंगी। देखिए, सुशील जी ने जो कहा तो बहुत इन्होंने अच्छी बातें कही, और बहुत विस्तार से इन्होंने वो रीज़न बताए कि वो जो आपदा आई उत्तराखंड में वो क्यों आई और क्या वजह थे। इन्होंने 3 थ्योरी बताई और जो बहुत इन्होंने प्रकाश डाला। देखिए, मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा, देखिए मैं भी बहुत अक्सर मैं जाता हूँ पहाड़ों पर, जब भी मौका मिलता है घूमने जाता हूँ, मुझे भी बहुत हिल पसंद है। लेकिन अभी आप इससे जुड़ी हुई चीज़ है, अब इस आपदा पे तो बात हो गई। देखिए, अगर आप सपोज़ किया कि हम लोग दिल्ली में आज बैठे हैं, आप यहाँ से शिमला जाएं, नैनीताल जाएं, मसूरी जाएं, या किसी भी तरफ आप पहाड़ पे निकलें, तो अब आप देखिए कि जैसे अभी हम लोग यहाँ से शिमला जाते थे, अभी मैं कुछ सालों में वो अंतर मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ। जैसे अगर आज से 15 साल पहले मैं शिमला जाता था, तो आप जैसे ही चंडीगढ़ से और मोहाली से आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी वादियाँ, दोनों तरफ आपको जंगल, और बहुत मतलब आपको लगता था कि आप हिल पे चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आज आप जाएं तो आप देखेंगे दोनों तरफ कमर्शलाइज हो गया। वो पता नहीं वो जो जंगल, जो पेड़ में देखता था, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे, आपको होटल दिखेगा, आपको लगता है कि जैसे आप किसी ऑर्डिनरी, आप किसी हाईवे पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। अभी आप अगर उस खासतौर पर उस इलाके में जाएं, आप शिमला की तरफ जाएं, तो सवाल ये है कि भाई उनको कौन परमिट कर रहा है? जो जंगल कट के जो रेस्टोरेंट या जो होटल्स बनाए जा रहे हैं, कौन उनको परमिशन दे रहा है? उन दुकानों को कौन परमिशन दे रहा है? आप देखिए कितने मॉल उस रास्ते पर खुल गए। ऐसे अगर आप नैनीताल चले जाएं, आप नैनीताल जो भवाली है या जो अगल बगल के जितने छोटे छोटे आपके नैनीताल के आसपास जो टूरिस्ट स्टेशन है, आप जान के बहुत सरप्राइज होंगे कि दिल्ली के सारे बिल्डर वहाँ मकान बना रहे हैं, और सारे पहाड़ों को काट दिया गया मोस्टली, मतलब जो है अब उनको जमीनें कैसे मिल जा रही हैं, कानून को लेकर के काफी वहाँ आंदोलन भी चला। आप किसकी मिली भगत से वो बन रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कितना आसान हो गया है पहाड़ों पे घर खरीदना। अभी हालांकि उत्तराखंड में कानून आया है, आप अभी यहाँ बैठे बैठे अभी आप किसी बिल्डर जो पहाड़ों पे काम कर रहा है, आप 2 घंटे में आपको मकान दे देगा। आप उसको पेमेंट करने की अगर आपकी क्षमता हो तो आप नैनीताल, भवाली या उसके आसपास में ले लेंगे। और अभी मैं पिछले दिनों नैनीताल भी गया था, तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ देख के कि आसपास में जो उसकी जो खूबसूरती थी, जो नैनीताल की, जो वहाँ के जो एक नेचुरल हवा थी, जो एक नेचुरल वो था कि आप जा नहीं सकते। वहाँ लोकल लोग बताते हैं कि आज से जो है 15 साल 20 साल पहले वो उन इलाकों में नहीं जाते थे। उनको लगता था कि भाई कैसे जाएंगे हम, कैसे चढ़ेंगे, कैसे वहाँ रहेंगे। आज वहाँ सड़कें बन गई, आज वहाँ पे बड़ी बड़ी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, तो कैसे खड़ी हो गई? तो सवाल यही है कि जिस तरीके से पहाड़ का सीना चीर के जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद है। देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग पर्यावरण बचाएं। अभी सुमित जी ने कहा कि भाई हम लोग जाते हैं तो ऐसा रिजॉर्ट खोजते हैं जो कि आपको बिल्कुल नदी के बीच, मतलब किनारों पे बना होता है। अब ऐसे रिजॉर्ट की संख्या बहुत है। अभी आप किसी भी आप ट्रैवल उस पर आप चले जाएं साइट पे, वो आपको ढेर सारे ऐसे रिजॉर्ट, होटल दिखाते हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो नदी से सटी हुई होती है। तो सवाल ये है कि भाई वो नदी की ज़मीन पे कैसे बना? तो इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की भी है। देखिए, क्या होता है कि जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं, उनको लगता है कि यार अभी सत्ता आ गई, अभी तो जो भी करना है कर लो, पता नहीं हम दोबारा सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो प्रवृत्ति है, ये मुझे लगता है कि बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है, और जिसका जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। जैसे कल जो घटना हुई, बहुत विस्तार से सुशील जी ने बताया। तो देखिए, ये जो पहाड़ दरक रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा कि आप अगर मुंबई पुणे हाईवे पे जाएं, मैं गया वहाँ, जब भी मैंने देखा तो उसमें भी 10-15 सालों में परिवर्तन आया है। जो मुंबई पुणे हाईवे का
जो पूरा जो एक खूबसूरत रास्ता हुआ करता था, जो दोनों तरफ आपको दिखते थे कि बड़ा नेचुरल, बहुत अच्छा सीन दिखता था, उसमें भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में मकान बना दिए गए हैं। तो ज़्यादातर पहाड़ों के साथ ये दुर्भाग्य है कि जो ये खिलवाड़ हो रहा है, और जो एक जो नेचुरल जो खूबसूरती है, जो एक नेचुरल जो उसकी ब्यूटी है, उसको मतलब ख़राब किया जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें अपनी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहा है, राजनेताओं ने आग बंद कर रखी है, और जो जनता है जिसकी जिम्मेदारी बनती है, देखिए हर एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उस जगह को ख़राब ना करें, या हम जो या हमारी भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाने को भी तैयार नहीं है। तो सवाल यही है कि जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जैसे ये जो घटना हुई है वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे बहुत घटनाएं होंगी, उसमें इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। विजित सर, सुशील सर ने जो चिंता जताई हिमालय को लेकर के, और हिमालय हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बहुत विस्तार से बताया कि हमारा अस्तित्व उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चिंता जो एक दूसरा पक्ष है, जो वो कहता है कि भी पहाड़ में रोजगार नहीं है, अगर लोग नहीं आएंगे पर्यटन के लिए तो उनको रोजी रोटी कहाँ मिलेगी, जो वहाँ टैक्सी वालों को, जो वहाँ होम स्टे वालों को वो है। तो सरकार का कहना है कि हमारे आर्थिक उसके लिए भी उसका एक महत्व है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक पक्ष वो भी कहता है जो वहाँ के लाइवलीहुड के सवाल हैं। आप भी, मुझे पता है कि हर साल आप कहीं न कहीं घूमने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते, क्या इसके बीच में कहीं कोई बैलेंस की बात हो सकती है, क्योंकि हिमालय भी हमारे लिए ज़रूरी है और लोगों का रोज़गार भी ज़रूरी है। कौन सा रास्ता निकाला जाए, उसमें सरकार की क्या भूमिका होगी? बोलिए मैं चाहता हूँ पहले आप नहीं, जो कुछ इसके बारे में पहले आदमी को यह तय करना पड़ेगा कि उसके लिए जीना जरूरी है या जीने के बाद की सुविधाएं जरूरी हैं, या फिर हम अपने भविष्य को दे करके क्या जाने वाले हैं। अगर ये प्रायोरिटी हम तय कर लेंगे तो रोजगार के साधन भी हो जाएंगे और पहाड़ भी बच जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि कुदरत ने हम सबको जितनी चीज़ें दी हैं वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लालच को पूरा नहीं कर सकती। इस दृष्टिकोण से देखें तो अगर रोजगार की खाली बात होगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी, रोजगार का उपाय हो जाएगा। लेकिन मामला रोजगार का नहीं, रोजगार से ज़्यादा अनाप शनाप कमाई का है। चूँकि ये इलेक्शन कैफे है तो मेरे मन में इतने देर से ही बात आ रही थी, क्योंकि सुशील जी के बाद और सुमित जी के बाद बोलने के बाद और संजय जी ने मेरी तरह संक्षेप में बोलने की बात की और सादाब भाई के, मुझे लगता है कि बोलने के लिए नहीं है। असल चीज़ ये है कि ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है, और सिर्फ हमें इसको ये ना देखें कि हिमालय पर चूँकि पहाड़ दरक गया या वहाँ पर बादल फट गया या मड स्लाइड होगा, जो भी कुछ हुआ तो वही एक समस्या। ये समस्या पूरे प्रकृति की समस्या है, और हमारे यहाँ पहाड़ से लेकर के धरती मैदानी इलाका और समंदर तक है, हर जगह है। हम कह रहे हैं यहाँ यमुना की आप पेटी में देखिए, चाहे वो अक्षरधाम हो या इधर ये कौन सा है जो बटला हाउस के आगे का जो पूरा नदी के अंदर बसा हुआ इलाका है, ये कैसे बसे हुए हैं, इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सरकार से लेकर के वहाँ बसने वाले लोग, क्या इस पर कोई कार्रवाई की? एक तबका नहीं करेगा क्योंकि उसको धर्म दिखेगा, दूसरा तबका नहीं दिखेगा क्योंकि उसके धर्म का मंदिर है। तो आप समस्या यहाँ पर है, समस्या प्रकृति में नहीं है, समस्या प्रकृति के नाम पर पाखंड की राजनीति करने वालों में है। और ये इसलिए भी है कि दुनिया के तमाम देशों के बारे में, जो अच्छे देश हैं, हम यही सुनते हैं कि वहाँ साइकिल पर चलने की व्यवस्था होती है। यहाँ किसी भी शहर में एक साइकिल का ट्रैक आप दिखा दीजिए जहाँ पर कि लोग 2, 4, 5 किलोमीटर भी चल सकेंगे। बातें करोगे कि हम प्रकृति हाय प्रकृति, और हम एक बुनियादी काम नहीं कर पाते हैं। पेड़ लगाने की बात होती है लेकिन पेड़ के नाम पर क्या होता है? तो मेरे कहने का बस इतना ही है कि जब तक ये असल मुद्दा नहीं बनेगा, आपकी नदियां सूख रही हैं, आपके तालाब गांव में, मैं एक उदाहरण छोटा सा दूंगा, मैं अपने गांव की बात, कि 8-10 साल पहले की बात है, मुखिया का चुनाव हो रहा था। जो उम्मीदवार थे, संयोग से मैं गया हुआ था घर, वो आ रहे थे। मैंने सबसे यही कहता था कि हम लोगों ने बचपन में गाँव में जितने तालाब देखे हैं, बस उस तालाब का क्या कहें, शुद्धिकरण, ये सफाई हो जाए और वो तालाब रिस्टोर हो जाए, जो उस पर कब्जा है वो हटा दो। जो उम्मीदवार इसका वादा करेगा, वोट तो
हमारे परिवार का है वो मैं पूरे परिवार का दिलाऊंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा वोट है। उसके अलावा मैं उसकी आर्थिक मदद करने को तैयार हूँ। सब यही कह के चले गए, अरे आप तो वोट बिगाड़ देंगे। जहाँ पर इस तरह की सोच हो वहाँ हम लोग सिर्फ एक विलाप कर सकते हैं। अब मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये विलाप से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सब ने ये तय किया है कि प्रकृति को हम मारेंगे, और हम सब ने तय कर लिया है। उसमें सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी हमसे आपसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको इस पर काम करना है, लेकिन उनको भी पाखंड के सिवा कुछ नहीं दिखता। और इसका नतीजा ये होगा, जो बचपन में हम अर्थशास्त्र में माल्थस के सिद्धांत को पढ़ते थे, कि जब इंसान स्वयं चीज़ों को ये नहीं करता है तो प्रकृति आती है और सारी चीज़ों का हिसाब बराबर कर देती है। मैं आपके वो जो सवाल है रोजगार वाला, उस पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक पक्ष वो उसको हाँ, मैं जोर शोर से उठा, इसीलिए उसको बोल रहा हूँ। पहाड़ में, ग्रामीण इलाकों में आबादी कम हुई है, ये भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जब वहाँ पहले लोग रहा करते थे, क्या तब वो खाते नहीं थे? क्या तब वो रहते नहीं थे? बात यह है कि हमने कौन सा तरीका कमाई का चुना है, हमने कमाई का कौन सा तरीका आगे बढ़ाया है। हमने अपने खेत छोड़ दिए, उन खेतों को बागवानी के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ाने की वो नहीं। इस मामले हिमाचल और उत्तराखंड का मैं आपको, हिमाचल के लोगों ने अपने बागीचे नहीं छोड़े, अधिकतर लोगों ने। उत्तराखंड में राज्य बहुत बाद में बना, उस समय बना जब पूंजीवाद का राक्षस पूरे देश पर हावी हो चुका था। जैसे ही राज्य बना, हिमालय एक रियल एस्टेट हो गया, कौन कितनी जमीन पे कब्जा करेगा इसकी होड़ शुरू हो गई। और फिर उसके बाद राज्य की जो नीतियां हैं उन्होंने उसको नहीं रोका, और अंधाधुंध आज के दौर में जिस रोजगार के नाम पर आप कह रहे हैं कि ये जो सैर सपाटा रोजगार है, इस रोजगार का मुख्य पैसा दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, मुंबई बैठे उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने होटलों पे पैसा लगाया, और वहां का आदमी वही 5,000, 7,000, 10,000 रुपये कमा रहा है। पैसा वही वापस यहाँ आ रहा है, वहां को नहीं मिल रहा। तो ये वहां के रोजगार का नहीं है, ये हमारी असल में जो मॉडल हमने बनाया है उसकी खामी है कि हमने स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा देने के बजाय उस पूंजीवादी तरीके को वहां बढ़ाया, जिससे कि ये कहा कि हमने वहां 10 लोगों को रोजगार दिया। आप उनको 10-10 हजार रुपए देते होंगे एक महीने के, लेकिन उसी एक महीने में आपने 5 लाख रुपए लेके दिल्ली में बैठ जाते होंगे। आप जाते भी सिर्फ एक बार होंगे या फोन पर देखते होंगे। ये जब आप करते हैं तो ये आप उस इलाके के साथ न्याय नहीं करते। आपकी नीतियां इस ओर बढ़ाती हैं चीज़ों को कि कोई पैसे वाला आए और वो कुछ गरीब लोगों से कहे कि अपनी ज़मीन दे दो, और उनसे कहे कि तुम जो है अब यहाँ पे काम करना और मेरा होटल चलाना। वो ज़मीन उनकी भी थी, आपने उनके हाथों को मजबूत क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्य बनने के बाद जिस तरह से वहाँ अंधाधुंध प्रॉपर्टी डीलर बने, मतलब जो लोग कहीं 12वीं पास नहीं कर पाए होंगे वो सारे के सारे आज करोड़पति हो गए। वो सारे के सारे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन को उन्होंने औने पौने दामों पर बिकवाना शुरू किया। बाहर से हर आदमी को आजकल मैदान में, दिल्ली में, एनसीआर में घर चाहिए, एक घर पहाड़ में होना चाहिए, और इसका ज्यादा पैसा हो एक घर गोवा में भी ले रहा है। वही तो भी मैं तो कह रहा अब था ये जो तरीका है ना, ये जो सोचना है, तो रोजगार तो बहाना है, ये रोजगार नहीं दिया। पहले भी लोग रहते थे वहां पर, खाते थे और अपनी आजीविका कमाते थे। बात यह कि आपने स्थानीय लोगों को कितना सबल बनाया, उनके हाथों में हुनर कितना बेहतर किया, और उनको कितनी पूंजी दी, और उस पूंजी के इस्तेमाल के लिए उनको कितना लायक बनाया। हो सकता है कि आप किसी को 10 लाख रुपए दे दे, उसे समझ में ना आए, तो कैसे आपने उसके हाथ का हुनर सुधारा और कैसे उसको हैंड होल्डिंग की, ये आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा आप करते तो आपके हित के खिलाफ जाता। दूसरा, रोजगार स्विट्जरलैंड सब जानते हैं, उत्तराखंड से छोटा ही है, कितना कमाता है? क्या वहां पर ऐसी भीड़ देखी आपने कभी? और पूरी दुनिया जाती है और इससे ज्यादा आबादी जाती है। बात होती है कि आप कैसे संभालते हैं इस भीड़ को, आप कैसे नियम कायदे तय करते हैं ताकि भीड़ उनकी इज्जत करते हुए आगे बढ़े। यहाँ कोई इज्जत नहीं है। अभी कांवड़ के सीजन में करोड़ों लोग गए हैं। कांवड़ पहले हरिद्वार से यहाँ चलती थी, अब गंगा उल्टी बह गई है। हरिद्वार से कांवड़ गंगोत्री और केदारनाथ ले जाए जा रही है। इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये आपने फैशन बना दिया। कुछ लोग उल्टे रास्ते, मतलब जो चीजें परंपरा से भी तय नहीं है उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि हुल्लड़ करने को मिलता है। वहां जब एक साथ 50 लड़के जा रहे हैं पीछे 5-6 गाड़ियों में, तो कौन पुलिस वाला रोक लेगा और कौन स्थानीय आदमी आपको वो कर देगा? अब फिर आप जो चाहे वो करें। आप वहां हंगामा करते हैं, आप वहां पर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है। और ये कांवड़ तो मैं कह रहा हूं एक उल्टी परंपरा ऊपर की तरफ वाली चली, ये नहीं थी। बाकी लोग जो है गाड़ी से उठाया, फ्राइडे हुआ है, शाम 4 बजे जल्दी निकल गए,
गाड़ी में बैठे रात 10 बजे ऋषिकेश, और उसके बाद आप नदी किनारे सैर सपाटा करें। सैर सपाटा कीजिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है ना। और अगर आपके पास 4 घंटे और हैं तो आप रुद्रप्रयाग पहुंच जाइए, फिर उसके बाद और कीजिए, और 4 घंटे और हैं तो फिर आप गोपेश्वर पहुंच जाइए, और 4 घंटे और हैं तो आप औली पहुंच जाइए, या 2 घंटे में औली पहुंच। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी अब जो समृद्धि है वो तय कर रही है कि आप किसी चीज़ को कितना मारेंगे। आपके हाथ में क्योंकि ताकत आ गई है, आपकी गाड़ी ऊंची वाली है, मतलब जिसको बोलेंगे स्पोर्ट्स व्हीकल है, आपको लगता है दौड़ाओ इसको। और वो जो पूरी की पूरी सोच है ना, उसने असल में हिमालय को बंधक बनाया। और इसलिए ये जो त्रासदी है ये तो एक पहलू है उसका, लेकिन हमको पूरा समग्रता से देखना होगा उसको। अपनी जो मोटी सोच है ना उसको थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे यूरोप में और देशों में भी हैं, पूरा आल्प्स जो है उसमें जितने कंट्रीज हैं आल्प्स जहाँ से होकर सब में बड़े तरीके से पर्यटन होता है। पर्यटन यहाँ से ज्यादा होता है और यहाँ से ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। अपने संसाधनों की वो पूरी इज्जत करते हैं। आप उनका पेड़ नहीं तोड़ सकते, आप उनके फूल नहीं तोड़ सकते, आप यहाँ पर जो चाहे वो खा। वेनिस में तो विरोध हुआ कि पर्यटकों गो बैक, टूरिस्ट गो बैक का भी नारा लगा वहां, क्योंकि वहां पे स्थितियां खराब होने लगी। बीच में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जब भी होगा तो विरोध होना चाहिए। मेरा मानना है कि हरिद्वार पे ही रोक देना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा जा रहे हैं, आप उनको ऊपर श्रीनगर तक क्यों पहुंचने दे रहे हैं? उसके बाद तो रास्ता ही एक होता है, आप नहीं रोकेंगे तो वहाँ जाम लग जाएगा। आप हरिद्वार पे रोकिए, आप उससे पहले उत्तराखंड के बॉर्डर पर रोकिए, उतने ही लोगों को जाने दीजिए। लेकिन उसमें भी फिर रुकने पे क्या होता है कि जो पैसा देगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो थोड़ा मस्का लगा सकता है वो आगे बढ़ेगा। तो हमको बेसिकली, मैं तो ये कहता हूँ, एक नागरिक के तौर पर तमीज़ नहीं है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम अभी उतने तमीज़दार नहीं हुए हैं कि हम इन चीज़ों को, ये शायद शरीफ आदमी है, हाँ ठीक है, हम लोभी, लालची और बदतमीज हो गए। हम लोग लोभी, क्या इसकी क्या जरूरत है? ऐसी आवाज आ जाएगी। हम लोग बदतमीज हो गए, हम लोग लोभी हो गए, हम लोग लालची हो गए। हमको हर जगह पैसा 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 दिखता है। जब मैं हम की बात कर रहा हूँ तो हम सब की बात कर रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो जाके इन पहाड़ों के साथ बलात्कार कर रहा है। चलिए एक चीज़ और ख़त्म कहूँगा, फिर आप शो ख़त्म कर रहे हैं। देखिए पहाड़, देखिए हम लोगों ने पहाड़ की बात की, देखिए जंगल की बात करना भी ज़रूरी है। आज आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में क्या जंगल सिकुड़ रहे हैं। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा कि नैनीताल में जो जिम कॉर्बेट है, उस आप जाइए कि आज जो है सारे होटल रिजॉर्ट जो है उस जंगल के बीचों बीच बना दिए गए हैं। तो सवाल ये है कि भाई उनको परमिशन किसने दिया कि वो रिजॉर्ट है या जो होटल है वो जंगल के बीचों बीच बन जाए। मैं आपको बताऊं कि मैं तो देखिए जो पूर्वांचल में एक शहर है देवरिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। हम लोग जब देवरिया से गोरखपुर जाते थे तो बीच में कुसमी जंगल पड़ता था। जो लोग उत्तर प्रदेश के या पूर्वांचल के यहाँ सुन रहे होंगे, आज देखिए हम लोग के देखते देखते वो जंगल सिकुड़ गया। अब मुझे लगता है कि आधे से कम रह गया वो जंगल। तो सवाल ये है कि उसको किसने काटा। आज जंगल खत्म, वो इतना बड़ा जंगल था वो खत्म हो गया। वही हाल आप चाहे बहराइच के जंगल में चले जाइए या उत्तर लखीमपुर खीरी चले जाइए, तो वहाँ के जो जंगल है वो काटे गए हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप अभी जिम कॉर्बेट चले जाइए, बड़ा मशहूर जगह है, सारी जंगल के बीच में आपको होटल और रिजॉर्ट मिलेंगे। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे भारत में जो जंगल की संपदा है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है, और उसके लिए प्रशासन और सरकार के साथ साथ आम आदमी जो है वो भी जिम्मेदार है। उम्मीद है कि ये जो गंभीर चर्चा आज की थी, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल को लेकर के जिस तरह से बात हुई है, ज़रूर उसके बारे में आप सोचेंगे और कमेंट्स में करके बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आपको लगता है ये मुद्दा और बड़ा होना चाहिए, चुनावी मुद्दा भी होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये भविष्य की बात है। आज की चर्चा में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।